हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स, जहां हम लोग कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बहुत अच्छे अच्छे सवालों के सॉल्यूशंस। अभी तक हमने 7 चैप्टर निपटा दिए। मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज शिवम रंजन। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसको आप ज्वाइन करो फॉर पीडीएफ। अगर आपको जो भी पीडीएफ चाहिए मैं यहीं शेयर करूंगा। ज्वाइन फॉर ऑल द पीडीएफ। आपको सिर्फ बुक्स से रिलेटेड, आपको मेरे क्लास नोट्स चाहिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे बस एक बार ज्वाइन कर लो। मैं सारे कुछ यहीं शेयर करूंगा। जितना पीडीएफ है सब कुछ यहीं शेयर करूंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको एक अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आपके पास एक डिजिटल लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। एंड दिस टेलीग्राम चैनल विल हेल्प यू मेक दैट डिजिटल लाइब्रेरी इन अ वेरी ऑर्डर्ड वे। आई शेयर ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू योर गेट, पीएससी, एसएससी, जेई, जो भी चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आप मुझे यहाँ मेल करो या फिर मुझे एक टेलीग्राम पे मैसेज डाल दो। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर टेक्स्ट। जो भी आपकी प्रॉब्लम, आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझे पहले टेलीग्राम पर टेक्स्ट डालो। मैं एक सुटेबल टाइम बता दूंगा कि आपको मुझे कब कॉल करना है। आप मुझे कब उस समय पे कॉल करो, फिर हम लोग बात करेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वी आर अ न्यू चैनल, सो प्लीज लाइक आवर वीडियोस, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपके कंसर्न का नहीं है, अगर गेट से रिलेटेड टॉपिक, आप गेट से रिलेटेड चीजों को फॉलो नहीं करते हो यूट्यूब पे, कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ या फिर आप उन लोगों को जिनकी जिनकी हेल्प हो जाएगी, जिन्हें जिन्हें भी अगर गेट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, उन्हें उनके साथ ये शेयर कर दो। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, दिस इज द क्यूआर। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो आप ये क्यूआर भी सर्च करके ये वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करने के लिए आप ये क्यूआर भी स्कैन कर सकते हो। मैंने बोला था कि हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स को थोड़ा ब्रेक देंगे, और सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, बट वो क्वेश्चंस थोड़े ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपके फ्लो ऑफ वीडियोस, जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसमें ब्रेक ना आए, इसके लिए मैंने एक्सर्जी का ही क्वेश्चन उठाया है आज। तो एक्सर्जी के 2 लेक्चर्स होंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 2 लेक्चर फिर थर्मोडायनेमिक रिलेशन और 2 लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। ये 6 लेक्चर बचे हुए हैं। आज एक हो जाएगा, बाकी के 5 भी करके ना जल्दी जल्दी करके फिर इस मंथ के एंड तक ना पहले इसको थर्मोडायनेमिक्स को निपटा देते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कोर्स, तो मैंने बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स जून में शुरू होगा, तो ऑब्वियसली हम जून में स्टार्ट करेंगे, मगर फर्स्ट वीक ऑफ जून नहीं, आई बिलीव सेकंड वीक ऑफ जून से फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो जाएगा। पर तब तक हम मैं देखता हूँ, थोड़ा मैं क्वेश्चंस अरेंज कर रहा हूँ। मेरे पास ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है नहीं अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के। मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। एक बार सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाए, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो जाए, फिर मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा के फिर एक प्रैक्टिस कोर्स का नाम दे दूं, कोई फायदा नहीं है उसका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको खुद से करने, खुद से अपने मोराल को थोड़ा बूस्ट करना है। आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, तो ठीक है। मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का थोड़ा सा पॉज करके रखो, मैं जून जून से पहले पहले जितनी जल्दी हो सके मैं शुरू करूंगा। ठीक है। और एफएम तो डेफिनेटली सेकंड वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, एफएम स्टार्ट हो जाएगा। अभी पहले थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स को खत्म करते हैं। तो जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स का स्टेटस की बात करें अगर हम, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। वर्क इंटरेक्शन, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, हीट, ओपन सिस्टम, इन सबको हमने कर लिया। सेकंड लॉ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, एंट्रोपी के भी बहुत क्वेश्चंस। और आई बिलीव अब एंट्रोपी का जो डर होता था लोगों के बीच में, वो थोड़ा दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एंट्रोपी के बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो क्लोज सिस्टम पे एंट्रोपी लगाना हो, परफेक्ट गैस पे लगाना हो, चाहे वो ओपन सिस्टम पे लगाना हो, कहीं भी लगाना हो, तो हम एंट्रोपी को लगा सकते हैं। एंट्रोपी चेंज वगैरह हम निकाल सकते हैं। और फिर उसी से थोड़ा रिलेटेड एक्सर्जी का टॉपिक आता है, जो एक स्टेप और आगे बढ़ता है हमें। ठीक है। तो एक्सर्जी एक्चुअली क्या है? ये है मैक्सिमम वर्क आउटपुट, राइट? मैक्सिमम वर्क आउटपुट जो हम डेड स्टेट तक ले जाने में, हम जितना मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं उसी को हम एक्सर्जी बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस है। ठीक है। तो पहला सेशन होगा आज। 6 ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, पर बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत आराम से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चन लेके आऊंगा। ऑलराइट, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पिस्टन सिलेंडर has forces on the piston, so it keeps constant pressure. Okay, it contains 2 kg of ammonia at 1 megapascal 40 डिग्री सेल्सियस and is now heated to 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या? आप देखो इसमें, इसका जो मास है अमोनिया का, वो है 2 kg NH3। अमोनिया को NH3 बोलते हैं। आपको यहाँ वैसे लिख भी रखा है, अमोनिया इज NH3। प्रेशर इज 1 मेगापास्कल, प्रेशर इज 1 मेगापास्कल एंड दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके चलेंगे ना, तो जो वर्क अगेंस्ट एटमोस्फियर आएगा ना, वर्क अगेंस्ट एटमोस्फियर, वो भी हमें सीधे एच के टर्म्स में मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम अवेलेबिलिटी फंक्शन लिखते हैं तो यू माइनस टी नॉट एफ प्लस
जो वर्क का जो टर्म लिखते हैं पी नॉट इंटू वी, वो दोनों मिलकर सीधे एंथैल्पी का टर्म में हमारा बना लेगा। एनीवे चलो आगे देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इनिशियल टेम्परेचर वाज 40 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस टी इनिशियल अगर मैं बोल दूं तो इसको 40 डिग्री सेल्सियस, एंड 40 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 313 केल्विन, राइट। 313 केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्सियस में डील ना करें। जब भी एक्सर्जी वगैरह के क्वेश्चंस करते हो तो सेल्सियस में डील मत करो, उसको तुरंत से तुरंत केल्विन में बदलो, राइट। एंड इज नाउ हीटेड टू T final is equal to 100 degrees Celsius, and that means 373 Kelvin, right? 373 Kelvin, okay, by reversible heat engine। ध्यान से रिवर्सिबल हीट इंजन बोल दिया है। अभी क्या कर रहा है, दैट रिसीव्स हीट फ्रॉम अ 200 डिग्री सेल्सियस सोर्स, यानी कि टी ऑफ सोर्स जो है आपका, या फिर रिजर्वायर बोलो, सोर्स बोलो, टी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट मीन्स इट इज 473 केल्विन, राइट। 473 केल्विन, राइट। Find the work out in the heat engine, this W we have to find out, this W we have to find out। बहुत 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 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से। एक सेकंड, ये एरो थोड़ा सा गलत बना हुआ है यहाँ क्वेश्चन में। लेट मी ड्रॉ दैट एरो करेक्टली। सो दिस इज दैट एरो, ये है वो एरो, ओके, ये है वो एरो। दो तीन एरो बना दो सो दैट आपको क्लियर रहे। ये है वो एरो, okay, obviously heat is going from the reservoir to या फिर source to the heat engine, right। now if it is a reversible heat engine, that means जो भी एंट्रोपी चेंज होगा विद इन द ये इसका आपका रिजर्वायर का और अमोनिया का, वो सब मिला के जीरो होना चाहिए, राइट। सो वो देखते हैं हम लोग। अगर हम डेल्टा एस ऑफ अमोनिया प्लस डेल्टा एस ऑफ सोर्स, अगर हम रिवर्सिबल हीट इंजन से कनेक्ट किए हुए हैं इसको, तो शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट, राइट। तो अमोनिया का डेल्टा एस क्या होगा, अमोनिया का डेल्टा एस क्या होगा, वो हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक। सो डेल्टा एस ऑफ NH3, डेल्टा एस ऑफ NH3 इज इक्वल टू मास इनटू S2 माइनस S1, and that is equal to mass is 2 kg and S2 is 5.6342 minus 5.1778, and that is equal to 5.6342, 5.6342 minus 5.1778 multiplied by 2 is equal to 0.9128। इट इज कमिंग आउट टू बी 0.9128, राइट। यहां तक हमें पता है, दिस इज किलो जूल पर केल्विन, राइट, किलो जूल पर केल्विन, ओके। तो ये हो गया हमारा अमोनिया का। अभी अगर हम सोर्स की बात करें तो डेल्टा एस ऑफ सोर्स अगर हम बात करें इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू एच, क्योंकि सोर्स से तो हमें हीट निकल रहा है और क्यू एच दे रखा है, क्यू एच अपॉन टी एच या फिर टी ऑफ सोर्स, दैट इज 473 केल्विन, राइट। एंड दीज टू शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं 0.9128 minus QH by 473, this should be equal to 0, that means QH is coming out to be 0.9128 into 473, and that is 431.7544, 431.7544 किलो जूल, या फिर 75 तक ही छोड़ सकते थे, बट ठीक है मैंने पूरा लिख लिया। इतना किलो जूल का हीट इनपुट हो गया। अभी मुझे हीट आउटपुट भी मिल जाए तो वर्क क्या होता है, मेरे को वर्क चाहिए, मुझे चाहिए W, एंड दिस विल बी इक्वल टू QH माइनस QL। बेसिकली मुझे चाहिए तो यही ना, मुझे QH माइनस QL चाहिए, जिसमें से मैंने QH निकाल दिया है। अभी QL किसी तरह निकल जाए, तो QL निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें एंथैल्पी दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी हमें पता है। तो QL में लिख सकता हूँ QL इज इक्वल टू M इंटू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 फॉर अमोनिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू H2 इज 1664.3 माइनस H1 इज 1508.5, and this value is coming out to be 1664.3 minus 1508.5, and this is equal to 150 into 2 is equal to 311.6। I'm getting it as 311.6 किलो जूल, राइट। देयरफॉर अगर हम वर्क आउटपुट की बात करें, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड दे देना बस, राइट टू ऑल पेजेस, बस 2 मिनट दे दो, ये लोड हो जाए दोबारा से। ठीक है, हो गया। तो वर्क आउटपुट की जो हम बात कर रहे थे, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू QH माइनस QL, एंड QH वाज 411 पॉइंट समथिंग ना, 411 पॉइंट 431.7544, 431.7544 minus 311.6, and this value is coming out to be 431.7544 minus answer, and that is equal to 120.15 तक ही रखता हूं मैं,
किलो जूल, राइट, 120.15 किलो जूल। लेट्स चेक द आंसर, हमारे रेंज में ये आ रहा है या नहीं। 120.15, 120.1, 120 से 121, सो वेल विद इन द रेंज है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने किया कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपका वर्क आउटपुट जो पूछेगा, क्योंकि आपका देखो वर्क आउटपुट के क्वेश्चन को मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि एक्सर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपका वर्क आउटपुट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि सो दैट आपको एक रिवर्सिबल सिस्टम में आपको दिखे कि कैसे कैसे चीजें हम निकाल सकते हैं, राइट। हमें क्यू एच माइनस क्यूएल, अप्रोच देखो, आपको क्यू एच माइनस क्यूएल चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यू एच क्यूएल कहाँ से निकलेगा, बट क्यूएल मुझे पता है। क्यूएल अमोनिया को हीट मिल जाए, अमोनिया को हीट मिल जाए है तो मतलब उसका एंथैल्पी बढ़ रहा है, एंथैल्पी बढ़ रहा है, इनिशियल फाइनल मिल गया मुझे एंथैल्पी का, तो मैं निकाल लूंगा कितना हीट मिला। ओके, अमोनिया, अमोनिया से आई एम डन विथ अमोनिया। नाउ लेट्स थिंक ऑफ क्यू एच। क्यू एच आ कहां से रहा है? सोर्स से आ रहा है, राइट। अभी सोर्स को मैं कैसे डील कर सकता हूँ? तो सोर्स का मैं एंट्रोपी के साथ डील कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट। सोर्स, क्योंकि सोर्स का ये आपका एंथैल्पी वगैरह में कोई चेंज नहीं आता, वेरी लार्ज थर्मल रिजर्वायर है तो कुछ चेंज नहीं आएगा, मगर एंट्रोपी में कुछ चेंज आता है। तो अब एंट्रोपी, सोर्स का एंट्रोपी और अमोनिया के एंट्रोपी में कुछ रिलेशन हो सकता है, तो वहां से मैंने क्यू एच ढूंढा तो क्यू एच निकल के आ गया। अभी क्यू एच निकल के आ गया, क्यूएल निकल के आ गया, तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत आसानी से वर्क आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप बस कमेंट में डाल देना, मैं आई विल एड्रेस टू योर डाउट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। यहाँ भी स्टेट 1 स्टेट 2 का एंथैल्पी और एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी दिया हुआ है, स्पेसिफिक एंथैल्पी दिया हुआ है हमें। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कांस्टेंट प्रेशर पिस्टन सिलेंडर कंटेन्स 2 kg ऑफ वाटर, दैट मींस मास इस टाइम क्या है, 2 kg वाटर है। ध्यान से, लास्ट टाइम क्या था, अमोनिया था, इस बार 2 kg वाटर है। एट 5 मेगा पास्कल, अगेन प्रेशर इज इक्वल टू 5 मेगा पास्कल, एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस था, राइट, इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस था, जो कि है ये 373 केल्विन, राइट, 373 केल्विन, राइट। हीट इज एडेड फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 700 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ से फिर से हीट एडेड हो रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसको क्यू ले लूं तो टी ऑफ रिजर्वायर मैं मान लू, टी ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू 700 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 973 केल्विन, राइट, 973 केल्विन, टिल द वाटर रीचेस टू 700 डिग्री सेल्सियस। अभी वाटर का भी फाइनल टेम्परेचर क्या है, 700 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस ये ऑल दिस इज आल्सो एट 973 केल्विन, राइट। वाटर भी फाइनली 973 केल्विन पे पहुंच गया। फाइंड द टोटल इररिवर्सिबिलिटी इन द सिस्टम, टोटल इररिवर्सिबिलिटी इन द सिस्टम वेयर एज एम्बिएंट टेम्परेचर टी नॉट इज इक्वल टू 298 केल्विन। टी नॉट हमें पता है 298 केल्विन है, दैट इज एम्बिएंट। देखो जब भी आप एक्सर्जी के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एम्बिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। एम्बिएंट का इंपॉर्टेंट रोल आता है क्योंकि टी नॉट इंटू एस जनरेशन करते हैं। ठीक है, तो इररिवर्सिबिलिटी क्या होता है हमारा, जब भी हम इररिवर्सिबिलिटी करते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, गाय स्टोडोला फॉर्मूला, ऐसा करके कुछ नाम है, एग्जैक्टली मुझे नाम वो याद नहीं रहता है। टी नॉट इंटू एस जनरेशन, यही करते हैं हम इररिवर्सिबिलिटी के लिए। मिस्टर गाय ने दिया था ये फॉर्मूला, राइट, टी नॉट इंटू एस जनरेशन, राइट। अभी हमें एस जनरेशन निकालना है। एस जनरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम एंट्रोपी का चेंज देखें, डेल्टा एस ऑफ वाटर का एंट्रोपी का चेंज देखें, तो ये होगा एंट्रोपी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर प्लस एंट्रोपी जनरेशन, राइट, बिकॉज वाटर इज अ क्लोज सिस्टम, वाटर इज इन अ क्लोज सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम है। तो हमें एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट ट्रांसफर निकालना है, एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर। और हमने लास्ट सेशन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जब भी हमारे सिस्टम का जो हम हीट ट्रांसफर के कारण एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वो अगर एक सोर्स या फिर सिंक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हीट इंटरेक्शन, तो फिर हम जो सिंक या फिर सोर्स का जो हीट ये जो एंट्रोपी चेंज है, वही एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द हीट ट्रांसफर, वही एंट्रोपी चेंज क्या होगा, हमारे सिस्टम का भी होगा, राइट। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंट्रोपी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ सोर्स, अगर मैं सोर्स या फिर रिजर्वायर लेके चल रहा हूं तो रिजर्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टी ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन दिस इज 973, राइट, 973 केल्विन, राइट। अभी ये क्यू है क्या, अभी ये क्यू क्या है मुझे क्यू नहीं पता है। तो क्यू क्या है, जो भी हीट यहां से निकल रहा है वो वाटर को जा रहा है, और वाटर के साथ क्या हो रहा है, वो हीट मिलकर क्या हो रहा है, उसका इंथैल्पी बढ़ रहा है, राइट, उसका इंथैल्पी में चेंज आ रहा है, राइट। सपोज आई एम वाटर एंड आई एम गेटिंग हीट, तो मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरा इंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, मेरा इंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो इंथैल्पी अगर मैं देखूं इस क्यू की बात, तो Q इज इक्वल टू एम इंटू एच टू माइनस एच वन, राइट, एच टू माइनस एच वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों है, माइनस क्यू बाई टी आर, क्योंकि हीट रिजर्वायर से निकल रहा है, सो गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि हीट इज गेटिंग एडेड टू द सिस्टम, राइट। सो एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एच टू इज
3900.13 minus H1 is 422.71, 422.71, right? 422.71, and this value is coming out to be 3900.13 minus 422.71, 0.71. Okay, एक सेकेंड, 3900.13 minus 422.71 into 2, and this is equal to 6954.84, 6954.84, and this q can be substituted here, and then entropy transfer because of heat transfer is equal to minus 2 minus 1 divided 6954.84 divided by 973, and this is equal to 7.1478 minus 7.1478, right? अभी यही मैं इसके लिए निकालू इंट्रोपी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ वाटर, एंट्रोपी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, दैट इज 7.148, 7.148, ठीक है। अभी मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना, और डेल्टा एस एच टू ओ का क्या होगा एंट्रोपी चेंज, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक एंथैल्पी पता है m इंटू एस टू माइनस एस वन, यही होगा, एंड दिस इज इक्वल टू मास इज 2 kg, S2 is 7.5122, 7.5122 minus S1 is 1.303, and this value is coming out to be 7.5122 minus 1.303, तो इतना इंटू 2 इज इक्वल टू इतना 12.4184। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन ऐसा नहीं कोई मल्टीप्लीकेशन का बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, प्लस माइनस का ही कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस वो कम डालेंगे एग्जाम में, एक ही डालेंगे, आसानी डालेंगे और 2 नंबर का डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें प्लस माइनस में गलतियां करने की चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा एस और एस ट्रांसफर, तो मुझे एस जनरेशन मिल जाएगा, तो लेट्स फाइंड आउट एस जनरेशन। एस जनरेशन इज इक्वल टू 12.4184 minus 7 point, what is 7.14778, right? 0.1478 is equal to minus 7.1478 is equal to 5.2706 kilojoule per Kelvin, right? Therefore, irreversibility is equal to T naught into S generation is equal to T naught is 298 Kelvin because 25 डिग्री सेल्सियस बोला था या क्या बोला था, 25 बोला है, 298 केल्विन डायरेक्ट बोला है, राइट? 298 into 5.2706, right? 5.2706, and this value is coming out to be multiplied by 298 is equal to 1570.63, 1570.63, and this unit will be kilojoule. This unit will be kilojoule. 1570.63, 1570.63. Let's see the answer. 1560 से 1580, well within the range. Very happy, very happy, very happy. क्लियर है? क्लियर है? तो बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन था, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन था, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने लास्ट सेशन में यूज किया था। हीट ट्रांसफर, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एंट्रोपी ट्रांसफर एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर हम कैसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, जो हम एंट्रोपी का कर रहे हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एक बार लास्ट सेशन देखो, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। और ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए था, यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़े, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। उप्स, ये क्या हुआ, एक सेकेंड दो, थैंक यू। स्लाइड कैसे आ गया, सारे कहाँ गए स्लाइड? ये पहला क्वेश्चन ये हमने कर लिया, ये दूसरा क्वेश्चन ये भी अभी अभी हमने निपटाया, ये था ये, हाँ ये है तीसरा क्वेश्चन। ओके, एयर एंटर्स द टर्बोचार्जर कंप्रेसर इन फिगर ऑफ एन ऑटोमेटिव इंजन। ओके, एयर एंटर्स द टर्बोचार्जर कंप्रेसर इन फिगर ऑफ एन ऑटोमेटिव इंजन। ओके, द एयर इज कूल्ड। एक काम करो, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मैंने चेंज किया था क्या, चलो ठीक है, एयर एंटर्स द, इसको एन एडियाबैटिक कर लो, एयर एंटर्स एन एडियाबैटिक टर्बोचार्जर कंप्रेसर, राइट? या फिर इंसुलेटेड कर लो, एयर एंटर्स एन इंसुलेटेड टर्बोचार्जर कंप्रेसर। यस यस, हाँ ये ठीक रहेगा, एन इंसुलेटेड टर्बोचार्जर कंप्रेसर, राइट, इन द फिगर। ओके हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ऑटोमेटिव इंजन, हाँ देखो, तो यहाँ से जो एयर है ना,
ये एयर जो है वो इस इंसुलेटेड टर्बोचार्जर कंप्रेसर में जा रहा है। टर्बोचार्जर कंप्रेसर क्या होता है मैं आपको बता दूं। टर्बोचार्जर क्या होता है कि टर्बोचार्जर जो होता है ना इंजन को एक्सेस एयर प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। इंजन के लिए एक्सेस एयर प्रोवाइड करने के लिए होता है, तो उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कंप्रेसर इज बीइंग रन बाय द शाफ्ट कनेक्टेड विद द इंजन इटसेल्फ। तो इंजन के ही पावर से वो कंप्रेसर चलता है और फिर वो एक्सेस एयर वो इंजन को देता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ये जो शाफ्ट है ना, ये जो शाफ्ट है, दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद इंजन ओनली, दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद इंजन ओनली, राइट। तो इंजन इज गिविंग द पावर, राइट। बेसिकली ये कंप्रेसर है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ वर्क इनपुट तो आएगा, वर्क इनपुट तो आएगा, राइट। नाउ प्रेशर इज 100 किलो पास्कल से एंट्री पी आई इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, राइट। या फिर मैं स्टेजेस सारे लिखे हुए हैं तो मैं P1 P2 करके टर्म्स में ही लिखता हूँ, क्योंकि 1 2 3 के टर्म्स में सारे कुछ है हमारे डायग्राम में। P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, ओके, एंड T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 303 केल्विन, ओके। चलो आगे देखें, एग्जिट्स एट 170 केल्विन किलो पास्कल, ओके, 170 किलो पास्कल, वेरी गुड। टेम्परेचर नहीं दिया है। द एयर इज कूल्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस इन एन इंटरकूलर, मतलब इस इंटरकूलर में हम एयर को कूल कर रहे हैं। एक्चुअली ये आफ्टर कूलर होना चाहिए बट नो नो इश्यूज, हम अभी अच्छा इंजन के बाद आफ्टर कूलर, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको आफ्टर कूलर ही रहना चाहिए था, ठीक है, इंटरकूलर ही लेके चलते हैं हम लोग। बिफोर एंटरिंग द इंजन, बिफोर एंटरिंग द इंजन, ओके। इंजन से पहले बेसिकली आइडिया ये है कि जो कंप्रेसर से गर्म हवा निकला ना उसको ठंडा करके हम इंजन में डाल दें, ठीक है। तो हमें T2 हमें पता नहीं है, बट हमें पता है कि 50 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, दैट मीन्स T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 केल्विन, या फिर यही होगा 50 केल्विन के भी इक्वल, राइट, क्योंकि हमें 50 डिग्री का ड्रॉप हो गया, 50 डिग्री का ड्रॉप हो गया, राइट। नाउ आइसेंट्रोपिक, ओ माय गॉड, वेरी गुड। द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, ईटा ऑफ कंप्रेसर हमने पता था क्या होता है, हमें पता है क्या होता है एक्चुअली। एक्चुअल ट्रांसफर कंप्रेसर के केस में क्या होता है हमारा कि अपॉन एक्चुअल, क्योंकि हमें एक्चुअल में ज्यादा लगेगा और इनपुट में कम, मतलब क्या, आइडियल, डेल्टा एच आइडियल कंप्रेसर के केस में अपॉन डेल्टा एच एक्चुअल, या फिर आप इसको वर्क इनपुट आइडियल ऐसा भी लिख सकते हो आप, वर्क इनपुट आइडियल। सबसे पहले तो ऐसा लिखो शुरू में, सबसे स्टार्टिंग जो होती है इसकी इस बात की, यहाँ से होती है W इनपुट आइडियल अपॉन W इनपुट एक्चुअल, राइट, एक्चुअल। ये मैंने पहले भी कवर किया था, ये मैंने एसिंट्रोपिक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पहले भी कवर किया था। तो W इनपुट क्या होगा, H2 माइनस H1 आइडियल, H2 आइडियल मतलब कि H2 आइडियल माइनस H1, क्योंकि H1 तो प्री डिफाइंड स्टेट है, माइनस H2 एक्चुअल माइनस H1, राइट। और इसी को मैं लिख सकता हूँ Cp इंटू T2 एक्चुअल, T2 आइडियल माइनस T1 अपॉन T2 एक्चुअल माइनस T1, और ये ऊपर नीचे Cp तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अभी मुझे चाहिए क्या, यहां तक तो मैं पहुंच गया, बट दिस वैल्यू इज 0.75, दिस वैल्यू इज 0.75, बट मैं यहां से आगे जाऊं कैसे, यहां से आगे जाऊं कैसे, अब यहां से मैं अटकूंगा कहां, ठीक है वो देखता हूं मैं। Cp मुझे पता है, R मुझे पता है, और मुझे चाहिए क्या क्या वो देख लूं। मुझे चाहिए टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग द इंजन, मतलब क्या, T3 चाहिए, ओके, T3 इज इक्वल टू व्हाट, और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द कंप्रेशन कूलिंग प्रोसेस, मतलब क्या है 1 से लेकर 3 तक में इरिवर्सिबिलिटी क्या है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी फॉर प्रोसेस 1 से 3 इज इक्वल टू व्हाट, राइट, इरिवर्सिबिलिटी क्या है, राइट, यही पूछ रहा है हमसे। अभी देखो T2 के T3 निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं T2 का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि T2 तो और T3 और कहीं नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे T2 का निकालना पड़ेगा, और ये T2 एक्चुअल होगा, T2 एक्चुअल निकालना होगा, और T2 एक्चुअल के लिए कहीं ना कहीं मुझे T2 आइडियल निकालना होगा, और T2 आइडियल के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर ये आइडियल प्रोसेस होता तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता, और फिर हम ये कर सकते थे T2 आइडियल बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, एंड दैट इज इक्वल टू P2 is 170, P1 is 100, raised to the power 0.4 by 1.4, 0.4 by 1.4, and this value is 1.163, 1.163. Therefore, T2 ideal is equal to T2 ideal तो आ गया into T1 multiplied by T1 is 303, and this is equal to 352.602, 352.602 केल्विन, राइट। अभी ये आइडियल आया तो यहाँ से हम एक्चुअल निकाल सकते हैं,
अगर हम इसी आइडियल को इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्योंकि मुझे ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है, एक ही अननोन है, एक वैल्यू है, मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, आप कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का इसको। -303 डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस 303, आई थिंक गेटिंग 369.136 369.136 केल्विन, राइट। ये हो गया हमारा आइडियल। अभी हमें T3 चाहिए, राइट। सो T3 इज इक्वल टू T2 एक्चुअल -50 एंड दिस इज इक्वल टू -50 इज इक्वल टू इतना 319.136 319.136 केल्विन, और ये डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो -273 भी कर देंगे, 46.13 डिग्री सेल्सियस, 46.13 डिग्री सेल्सियस, राइट। पहला आंसर तो आ गया हमारा 46.13। लेट्स सी द ऑप्शंस। ये 46.3 64.3, तो 46.3 वेरी गुड, ये वेरी क्लोज है तो यही ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच कि अगर वो हमारा इरिवर्सिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं वो हाँ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का टर्म आएगा। अभी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को बहुत आसान तरीका होता है याद रखने का कि जब हम वर्क इनपुट कर रहे हैं तो आइडियल अपॉन एक्चुअल, क्योंकि आइडियल में हम कम करेंगे, एक्चुअल में हम ज्यादा करेंगे, तो कम बाई ज्यादा, एफिशिएंसी हमेशा यही होगा, कम बाई ज्यादा। तो वर्क इनपुट कर रहे हैं तो आइडियली हम कम करेंगे, एक्चुअल में ज्यादा करेंगे, तो आइडियल ऊपर एक्चुअल नीचे। यही अगर ये टरबाइन होता तो हम क्या करते, टरबाइन में हमें वर्क आउटपुट मिल जाए, मतलब आइडियली हमें ज्यादा मिलेगा, एक्चुअल में हमें कम मिलेगा, तो ऊपर एक्चुअल नीचे आइडियल, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, वहीं गलती होती है, वहीं गलती होती है, ठीक है। और एक बार आप वैल्यू निकालोगे भी ना तो आपको पता चलना चाहिए, देखो आइडियली हमारा टेम्परेचर इतना ही राइज होना चाहिए, T2 हमारा इतना ही राइज होगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा। यही चीज होता है एक्चुअली भी, राइट। यही तो है हमारा इरिवर्सिबिलिटी, और यही इरिवर्सिबिलिटी इस पूरे प्रोसेस का हमें निकालना है, इस पूरे प्रोसेस का निकालना है। तो हम कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी फंक्शंस के साथ भी डील कर सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन अवेलेबिलिटी फंक्शन डेल्टा फाई, राइट, फ्रॉम 1 से 3 इज इक्वल टू जो इरिवर्सिबिलिटी है प्लस जो हमें वर्क आउटपुट मिला, प्लस जो हमें वर्क आउटपुट मिला, राइट, राइट। अभी देखो आपको देखो पर केजी के टर्म्स में सब कुछ निकालना है, पर केजी के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि हमें मास नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं डेल्टा फाइव 1 से 3 के लिए अगर मैं लिखूं तो H3 माइनस H1 ओपन सिस्टम है माइनस टी नॉट इंटू S3 माइनस S1 इज इक्वल टू जो भी इरिवर्सिबिलिटी होगा प्लस जो भी हमें वर्क आउटपुट होगा, ठीक है। ये W ऑब्वियसली वर्क आउटपुट है, ठीक है। ये इसको चलो इरिवर्सिबिलिटी की बात करें अगर हम, इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू H3 माइनस H1 H3 माइनस H1 माइनस टी नॉट S3 माइनस S1 माइनस W, राइट। और जब यहां तक तो ये ठीक है, ये हमारा रिलेशन हुआ, मगर 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 ध्यान से अब हमें क्या क्या निकालना है, H3 माइनस H1, H3 माइनस H1, क्या हमें एंथैल्पी, क्या हमें टेम्परेचर पता है, एयर है तो हम डायरेक्ट Cp T3 माइनस T1 कर लेंगे। इसके लिए हम कर सकते हैं H3 माइनस H1 के लिए Cp T3 माइनस T1, वेरी गुड। S3 माइनस H1 हम निकाल सकते हैं Cp ln T3 बाई T1 माइनस R ln P3 बाई P1, राइट। एंड दिस इज वर्क आउटपुट, बट हमारा एक्चुअली में कंप्रेसर है तो कंप्रेसर में वर्क इनपुट होगा, तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू Cp वर्क इनपुट इनटू द कंप्रेसर इज इक्वल टू माइनस Cp T3 एक्चुअल, सॉरी T2, कंप्रेसर तो T2 ही है ना, T2 एक्चुअल माइनस T1, यही होगा, यही होगा, ठीक है। एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं। देखो इंथैल्पी चेंज ऑफ द कंप्रेसर ऑफ द एयर S3 माइनस H1 इज इक्वल टू Cp T3 माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल टू 1.004 दे रखा है, एंड T3 वाज 319 पॉइंट समथिंग, राइट, 136 minus T1 was 303 and this value is coming out to be 319.136 minus 303 into 1.004 and this value is 16.2 minus 16.2, right, किलोजूल पर केजी, राइट। अभी देखो S3 माइनस S1 करोगे आप, S3 माइनस S1 इज इक्वल टू Cp ln T3 बाई T1 माइनस R ln P3 बाई P1 P3 बाई P1 P3 बाई P1, और ध्यान से इंटरकूलर में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, इंटरकूलर में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, तो 1.004 ln T3 बाई T1 T3 319.136 डिवाइडेड बाई 303 इक्वल टू समथिंग माइनस 0.287 ln ln 170 बाई 100 इक्वल टू समथिंग इंटू 0.2, हाँ
-0.1 आ रहा है ये, राइट? -0.1 ही आ रहा है ना? एक सेकंड दे दो मुझे। 1.004 ln P3/T1, P3 इज 319.136 डिवाइडेड बाई 303 इज इक्वल टू -0.287 ln P3/P1 170/100 and this is equal to -0.1 is equal to -0.1 आ रहा है किलो जूल पर केजी, राइट? -0.1 किलो जूल पर केजी, S3 माइनस S1। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी देखो, एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना। यहाँ तक ठीक है, चलो आगे बढ़े। अरे ये मैं, हाँ ठीक है। अभी देखो, S3 माइनस S1 हो गया, T नॉट हो गया, और W की बात करें तो W इज इक्वल टू CP T2 एक्चुअल माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल टू, एंड वर्क इज बीइंग एडेड टू इनपुट टू द सिस्टम, तो हम माइनस साइन के साथ चलेंगे, एंड माइनस 1.004 T2 एक्चुअल इज 369.13 minus T1 is 303 and this is equal to 66.39. So this is minus 66.3945, minus 66.395 मैं कर दूँ 66.39 या फिर मैं 66.4 ही कर लेता हूँ डायरेक्ट 66.4, right? So this is what the enthalpy change is, right? S3 minus H1 किया मैंने, H3 minus H1 किया, फिर S3 minus S1 किया, राइट? और फिर हमने वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर हमने निकाला, राइट? वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर हमने निकाला, राइट? दिस इज वर्क इनपुट, एंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क इनपुट के टर्म्स में इसी वैल्यू को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इररिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू H3 माइनस H1। आई एम सो सॉरी, ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, एक टाइम। देखो S3 माइनस H1 ये जो हमने किया ना, यहाँ थोड़ी गलती है, वही मैं कह रहा था, थोड़ी सी तो गलतियां आ रही हैं। देखो ये जो वैल्यू है ना 1 से 3 में H1 माइनस H3 होगा ना, जो भी इररिवर्सिबिलिटी में चेंज आया, so this value is actually H1 minus H3 and this is actually S1 minus S3, right? S1 minus S3, right? तो फिर यहाँ पे मेरा H1, या फिर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट प्लस ही ले लेता हूँ, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो। सो H1 माइनस S3 माइनस T नॉट इंटू S3 माइनस, ठीक है, एक बार करके देखते हैं, तो इररिवर्सिबिलिटी क्या आ रहा है मेरा? इररिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू S3 माइनस H1 दैट इज 16.2 माइनस का 16.2 माइनस T नॉट इज 298। T नॉट कितना है? T नॉट इज एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, 303 ही ले लेते हैं, ठीक है? एम्बियंट इज 303, सो 303 इंटू S3 माइनस S1। S3 माइनस S1 वॉज कितना आया था हमारा? S3 माइनस S1 0.1, राइट? 0.1 इज इक्वल टू माइनस 46.5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 66.4 एंड देन रिवर्सिबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 19.9। रिवर्सिबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 19.9, ठीक है? यहाँ से मेरा 19.9 किलो जूल पर केजी आ रहा है। बस मैंने सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, सारे वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। देखो क्या किया मैंने, H3 माइनस H1 ही रखा है मैंने, और इसको नेगेटिव ही रहने दिया, H3 माइनस H1, दिस इज S1, S3 माइनस H1, H3 माइनस H1 T नॉट S3 माइनस S1। देखो ध्यान से समझो, आपका अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी मतलब आपका कितना वर्क आउटपुट मैक्सिमम मिल सकता है, राइट? अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम वर्क आउटपुट टिल द डेड स्टेट, राइट? तो चेंज इन अवेलेबिलिटी मतलब क्या? मतलब कि आपका यहां से एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक आया, और उसके बीच में आपको कुछ वर्क आउटपुट मिला और कुछ इरिवर्सिबिलिटी में आपका लॉस हो गया, राइट? कुछ इरिवर्सिबिलिटी में आपका लॉस हो गया। सपोज आपके पास 10 रुपए था और अभी आपके पास 5 रुपए है, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो आपका 2 रुपए खो गया, 3 रुपए का आपने पार्टी किया, या आपने पूरे के पूरे 5 रुपए का पार्टी किया, राइट? तो वो जो 2 रुपए, या तो हमने क्या किया, ये जो है हमारा पार्टी किया हमने, वर्क आउटपुट, और ये हमारा इरिवर्सिबिलिटी है, राइट? अभी देखो आप कि एक सेकंड दीजिए प्लीज मुझे। हाँ, हाँ, तो अभी अवेलेबिलिटी देखो क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है मेरा, कि ये जो चेंज हुआ मतलब कि एक फाइनल स्टेज से इनिशियल स्टेज, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ गलती की है। इसको H1 माइनस H3 करो, क्योंकि आपके पास इनिशियली ज्यादा था, फाइनली कम था, राइट? इनिशियली ज्यादा था, फाइनली कम था, दैट मीन्स H1 माइनस H3, और यहाँ पे S1 माइनस S3 करोगे, S1 माइनस S3 करोगे, और फिर जो वैल्यू जाएंगे वो हम निकाल लें। एक बार ये वैल्यूज हम निकाल लें, H1 माइनस H3, तो
1.004 T1 minus T3, that is 303 minus 319.136, and this value is minus 16.2. दिस वैल्यू इज माइनस 16.20। और यहाँ थोड़ी गलती है, थोड़ी सी गलती है, आई एम वेरी 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 सॉरी। देखो यही तो मैंने कहा, मेरे कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। T1 माइनस T3 करो और इसको भी H1 माइनस H3 करो। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास ज़्यादा था, फाइनली कम हो गया अवेलेबिलिटी H1 माइनस H3, एंड अगेन दिसको भी करो S1 माइनस S3, S1 माइनस S3, राइट। क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी पहले मेरा नेगेटिव आ रहा था, जो कि गलत हो रहा था। वही मैंने सोचा कुछ तो गलती की है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका इनिशियली कुछ था अवेलेबिलिटी, बाद में कम हुआ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इरिवर्सिबिलिटी बीच में कुछ निकल गया, कुछ इरिवर्सिबिलिटी गया और कुछ वर्क आउटपुट मिला, लेकिन वो वर्क आउटपुट नहीं है एक्चुअली में, हमारा क्या है, वो वर्क इनपुट है। तो वर्क इनपुट हमारा निगेटिव साइन के साथ आएगा, राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो इसको हम इधर ले आएंगे और फिर ये इसको भी H1 माइनस H3 ही रखो, इसको भी S1 माइनस S3 ही रखो। लेट इट बी H1 माइनस H3 और लेट इट बी S1 माइनस S3, राइट। और फिर हम इसको बस सॉल्व कर लेंगे। ये W एक्चुअली में ये क्या है, ये W है, ये W आउटपुट है। जब भी हम इसको इनपुट के टर्म में लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे W इनपुट, राइट, क्योंकि हमारा W आउटपुट और W इनपुट दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, राइट। तो दिस इज T1 इज 303 माइनस 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 T3 is 319.136 and this is minus 16.2. Similarly S1 minus S3 अगर हम करेंगे तो this will be T1 by T3 and P1 by P3. This will be T1 by T3 and this will be P1 by P3, and this value is coming out to be 1.004, ln T1 is 303 divided by 319.136. This is something something minus 0.287, ln P1 is 100 divided by 170, and this is value is 0.1. This is coming as plus 0.1 and this is minus. So अगर हम सारे वैल्यूज को पुट कर दे वैल्यूज में, तो इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू माइनस 16.2 माइनस टी नॉट इज 303 इंटू 0.1 एंड माइनस वर्क आउटपुट हमारा क्या है, एक्चुअली में वर्क इनपुट के टर्म्स में ले रहे हैं, इसलिए हम माइनस 66.4 कर लेंगे, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी माइनस 16.2 माइनस 303 इंटू 0.1 minus plus 66.4 and this is 19.9. Reversibility is equal to 19.9 किलोजूल पर केजी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थोड़ा सा शुरू में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हुआ था, और ये होता है कि इसलिए मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आता हूँ आपके लिए, कि मुझे भी वो कंफ्यूजन आए जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को आने चाहिए, मुझे भी वो कंफ्यूजन आए कभी कभी। क्योंकि मुझे देखो, मेरे पास, मैं अपने एक्सपीरियंस से वैल्यूज के साथ में डील कर सकता हूँ कि हाँ ये वैल्यू गलत आ रहा है, बट मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ ये मुझे भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जब मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है, राइट। तो मुझे पता चलता है, तो जब भी हम वर्क आउटपुट के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको प्लस लिखेंगे, जब भी हम वर्क आउटपुट के टर्म्स में लिखेंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ, डेल्टा 5 फ्रॉम 1 से 3, दैट इज चेंज इन अवेलेबिलिटी फ्रॉम 1 से 3 इज इक्वल टू इरिवर्सिबिलिटी प्लस वर्क आउटपुट, जब वर्क आउटपुट के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर इज इक्वल टू इरिवर्सिबिलिटी प्लस माइनस वर्क इनपुट, राइट। और दोनों का फिर मैग्नीट्यूड ही रखना, फिर वर्क इनपुट को फिर से माइनस के साथ मत रखना, फिर मैग्नीट्यूड ही रखना हमें, फिर हमें मैग्नीट्यूड ही रखना है हमें। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है। सो 19.9 ऑप्शन तो मिला ले, 19.8 और 19.9, और नहीं, इरिवर्सिबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपके पास ऑप्शंस कैसे थे, 19.8 और 9, और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम थे, बस निगेटिव थे। तो आप बस आप मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी होता क्या है ऐसे में, टी नॉट इंटू एस जनरेशन, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इरिवर्सिबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो या तो जीरो होगा या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। और पहले मेरा निगेटिव आ रहा था, इसलिए मुझे डाउट आया, राइट। सो मैंने ऑप्शंस वैसे देखे नहीं थे, मुझे ऑप्शंस पता होते तो मैं पहले ही इसको रिजेक्ट कर देता, क्योंकि इट वाज माइनस 19.8 विच इज नॉट पॉसिबल। सो इट विल बी प्लस 19.8, बट मुझे मैग्नीट्यूड मैच कराने के लिए यहाँ तक जाना ही पड़ता। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो, बहुत टाइम दिया हमने, स्टिल किसी को डाउट आएगा तो प्लीज मुझे रीच आउट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन से, अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ R410 एट एन एम्बियंट, इसको हटाओ, R140A, सॉरी, R140A एट एम्बियंट टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और वही इसका इनलेट टेम्परेचर भी है, टी इनलेट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 293 केल्विन, राइट, 293 केल्विन, दिस इज ऑल्सो 293 केल्विन, और 800 किलो पास्कल एंटर्स अ सोलर कलेक्टर। सपोज दिस इज माय सोलर कलेक्टर, इस पे मेरा कुछ स्ट्रीम आ रहा है,
ओके, सपोज दिस इज माय रेफ्रिजरेंट का स्ट्रीम एंट्री कर रहा है एंड दिस रेफ्रिजरेंट का स्ट्रीम एग्जिट कर रहा है। ओके, चलो अभी क्या हो रहा है, ये इनिशियल कंडीशन पता है मुझे 20 डिग्री सेल्सियस दैट इज 293 केल्विन, 800 किलो पास्कल, 800 किलो पास्कल। और एग्जिट कितना पे कर रहा है 80 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स टी एग्जिट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस इज आई थिंक 353 केल्विन, राइट, 353 केल्विन। सो 353 केल्विन पे ये एग्जिट कर रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एक्सर्जी। ओके, हमें चेंज इन एक्सर्जी निकालना है, यानी कि डेल्टा ओपन सिस्टम डेल्टा साई निकालना है, डेल्टा साई निकालना है। सो चेंज इन एक्सर्जी दैट इज साई एट एग्जिट माइनस साई एट इनलेट, इनलेट इज इक्वल टू, और अवेलेबिलिटी फंक्शन होता क्या है, एच एट एग्जिट माइनस टी नॉट इंटू एस एट एग्जिट माइनस एच आई इंटू टी नॉट इंटू एस आई। आप देखोगे कि ये जो एग्जिट माइनस आप जो एंट्री कर रहे हो, ये हमेशा आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि अलोंग द फ्लो आपका अवेलेबिलिटी कम होता जाएगा, ठीक है। बट एनीवेज उसने मैग्नीट्यूड बोला है, तो ये वैल्यू एज इट इज अगर हम देखेंगे तो हमें निगेटिव आएगा, बट हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं एक बार, एच एट एग्जिट माइनस एच एट एंट्री माइनस टी नॉट एस एट एग्जिट माइनस एस एट एंट्री। सारे वैल्यूज हमें पता है, सारे वैल्यूज हमें पता है, जस्ट पुट द वैल्यू 359.67 माइनस 300.02, 59.65 माइनस टी नॉट इज 293 एंड exit 1.1.3265 minus 1.1105 and this is coming out to minus 3.64, माइनस 3.638 आ रहा है किलो जूल पर केजी, राइट, किलो जूल पर केजी। उसी में हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा साई इज इक्वल टू 3.64 ले लेता हूं मैं, टू डिजिट्स कुछ डिजिट्स बोला नहीं है, बट 3.64 ले लेता हूं मैं एंड दिस इज आवर वैल्यू, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था, 3.64 रेंज में भी है ये, रेंज में भी है 3.5 से 3.8 रेंज में भी है। क्लियर है, क्लियर है। तो बस हमने आसानी से सारा डेटा दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको एक मार्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। आपको बस ये टर्म समझना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ एक्सर्जी क्या होगा, मतलब क्या, आप एग्जिट माइनस एंट्री तो करोगे, एग्जिट माइनस एंट्री, मगर एक्सर्जी आपका अलोंग द फ्लो आपका एक्सर्जी कुछ डिस्ट्रक्ट होगा, इसलिए आपका एक्सर्जी कम होता जाएगा, राइट, कम होता जाएगा, राइट। चलो फील करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 10 kg आयरन डिस्क, 10 kg आयरन डिस्क, दैट मीन्स मास इज इक्वल टू 10 kg, हमें पता है। आयरन डिस्क इज इनिशियली एट 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, टी इनिशियल इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 283 केल्विन, राइट, 283 केल्विन पे है। सडनली द ब्रेक पैड हैंग्स अप इंक्रीजिंग द ब्रेक टेम्परेचर बाय फ्रिक्शन। ओके, जो अब हमारा फ्रिक्शन के कारण ब्रेक पे ये टेम्परेचर कितना हो गया ब्रेक का, 110 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज 383 केल्विन, राइट, 383 केल्विन, राइट। चलो, while the car maintains constant speed, okay, find the approximate change in availability of the disk due to this process। यानी कि हमें डेल्टा फाई निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है, और फिर ये पूछ क्या रहा है, assuming that the has thermal efficiency, इसका कोई काम पड़ेगा नहीं, सी पता है मुझे, और 10 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट, टी नॉट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 283 केल्विन, टी नॉट भी पता है, यही चार वैल्यूज पता है मुझे। अभी डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू एच इनिशियल, राइट, या फिर मैं ऐसा करूं, एच एग्जिट माइनस एच एट एंट्री, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, माइनस टी नॉट इंटू एस एट एग्जिट माइनस एस एट एंट्री, राइट, एसेट एंट्री। अभी आप देखोगे कि इस केस में आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है और एच निकालना है, राइट। सो एच एट एंट्री एंड एग्जिट क्या होगा, सो इट विल बी सी इंटू मास, भी पता है मुझे, तो मैं, और डायरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ भी मास से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक सेकंड दो, ये मैं हटा नहीं सकता, तो मैं यहाँ मास से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो एम इंटू एच एट एग्जिट माइनस एच एट एंट्री माइनस टी नॉट इंटू एस एट एग्जिट माइनस एस एट एंट्री, मास मुझे पता है, एच थ्री एच एस एग्जिट माइनस एच एंट्री निकालू मैं, एच एग्जिट माइनस एच एट एंट्री इज इक्वल टू सी पी टी एट एग्जिट माइनस टी एट एंट्री इज इक्वल टू सी पी इज 0.45 इंटू टी एट एग्जिट 383, टी एट एंट्री 283, ऑब्वियसली इट इज 100, सो ये 450 किलो जूल आ गया, 450 किलो जूल, 45 किलो जूल, आई एम वेरी सॉरी, इट इज 45 किलो जूल, 45 किलो जूल पर केजी, ये आ गया। अभी एस एग्जिट माइनस एस एंट्री अनकंप्रेसिबल, सो सी एल एन टी एट एग्जिट बाई टी एट एंट्री कर सकता हूँ मैं, सो इट इज अगेन 0.45 एल एन टी एट एग्जिट, दैट मीन्स 383, टी एट एंट्री 283 is equal to how much is it coming, 0.45 ln
383 by 283, and this is 0.136, 0.1361, 0.1361, right? So now let's put the value delta phi is equal to 10 times, ये तो मास 10 यहाँ डाल दूं मैं, और 45 माइनस T नॉट इज 283 minus 283 into 0.1361, and this value is coming out to be multiplied by 283, 45 minus answer is equal to something into 10 is equal to 64.65. This is 64.65 kilojoule. 64.65, yes, 64.654, right? So the right answer is option C. क्लियर है? क्लियर है? बस हमने वैल्यू पुट किया। बस मैं चाहता था कि आज आप एक्सर्जी को थोड़ा सा फील कर लो, एक्सर्जी को आप थोड़ा सा फील करो, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपको देखो हमने क्या किया, बस एग्जिट और एंट्री के एंथैल्पी निकाला, एंथैल्पी के चेंज को निकाला, और फिर हमने आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपका सी दिया हुआ है, राइट? सी दिया हुआ है, सी इंटू टी एग्जिट, सॉरी ये एच नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा ना, हम क्लोज सिस्टम लेके चल रहे हैं। सो दिस इज यू एक्चुअली, एंड देयर इज नो वर्क डन ऑन द एटमोस्फेयर. So this is U at exit minus U at entry, and इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा ना फ्रिक्शन के कारण, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, U at exit माइनस U at entry. ये क्लोज सिस्टम की तरह हम डील कर रहे हैं, ब्रेक को एक क्लोज सिस्टम मान के चल रहे हैं, क्लोज सिस्टम मान के चल रहे हैं, राइट? एंड C दिया हुआ है मुझे, तो C at आयरन का दिया हुआ है, C at Fe लिख लूँ इसको, C of Fe, राइट? इंटरनल एनर्जी का चेंज, फ्रिक्शन के कारण क्या आएगा, उसके इंटरनल एनर्जी का चेंज, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, आप एक काम करो, इसको आप वाटर का डेटा ले लो और इसको आप एयर का डेटा ले लो, राइट? मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट आई थिंक यही है था क्वेश्चन में, यहाँ से भी मैंने लिया है ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो हाँ यही होगा। चलो, अ हीट एक्सचेंजर ब्रिंग्स 10 kg पर सेकेंड ऑफ वाटर, यानी कि m डॉट ऑफ वाटर, m डॉट ऑफ H2O इज इक्वल टू 10 kg पर सेकेंड, राइट? नाउ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स ये T इनिशियल वाज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, दैट मीन्स 383 केल्विन, और T फाइनल इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस यानी कि 773 केल्विन, राइट? ये 373 होगा ना, 383 को लिखा मैं, 373 केल्विन, 373 केल्विन, राइट? चलो, एट 200 किलो पास्कल यूजिंग एयर कमिंग इन एट 1400 केल्विन, ओके। सो m डॉट ऑफ एयर मुझे नहीं पता है, ऑल राइट। T इनिशियल एंट्री ऑफ एयर वाज 1400 केल्विन, ओके 1400 केल्विन, ये डायरेक्ट केल्विन में दिया हुआ है, एंड T एट एग्जिट इज इक्वल टू 460 केल्विन, 460 केल्विन पे एग्जिट हुआ, ठीक है? यहाँ से मुझे मास फ्लो, व्हाट इज द सेकंड लॉ एफिशिएंसी इन परसेंटेज? ओ वेरी गुड, सेकंड लॉ एफिशिएंसी पूछा है, T नॉट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन। आपको मैं सेकंड लॉ एफिशिएंसी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम लोग सेकंड लॉ शुरू किए थे, या ओपन सिस्टम किसी एक टॉपिक में, तो मैंने एक्सप्लेन किया था सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होता है। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपका जो एक्चुअल आपका जो चेंज आ रहा है इन जो, और जो चेंज आया आपका जो सिस्टम है, और किसकी वजह से चेंज आया। जैसे यहाँ पे अगर हम चेंज देखेंगे तो अवेलेबिलिटी, यहाँ पे अगर हम ईटा सेकंड लॉ की डेफिनेशन को देखेंगे, ईटा सेकंड लॉ अगर हम देखेंगे यहाँ, तो अवेलेबिलिटी इन वाटर, तो चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यही तो हमारा चेंज किया हमने, और ये हुआ किसकी वजह से? एयर की वजह से। सो डेल्टा फाई ऑफ एयर, राइट? यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है, राइट? तो अब हमें एक एक करके हम सबका देखेंगे। अगर हम तो डेल्टा फाई अगर हम वाटर का निकालने जाए और एयर का निकालने जाए, तो हमें एयर का मास फ्लो रेट चाहिए, हीट लॉस्ट बाय एयर, वापस से एनर्जी बैलेंस करेंगे, हीट लॉस्ट बाय एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी बैलेंस, आप हमेशा याद रखो। जब आप हीट एक्सचेंजर, जब आप हीट ट्रांसफर टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा ये। हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। सो हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू m डॉट ऑफ एयर इंटू 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 इंटू, दोनों का एंथैल्पी मुझे पता है, तो मैं सी के टर्म्स में नहीं जाऊंगा, सीपीटी के टर्म्स में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे एंथैल्पी के साथ डील करूंगा। दैट इज h एट एग्जिट माइनस h एट एंट्री इज इक्वल टू m डॉट ऑफ H2O इंटू h एट एग्जिट माइनस h एट एंट्री ऑफ H2O, दिस इज फॉर एयर, दिस इज फॉर एयर, राइट? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m डॉट ऑफ एयर इज इक्वल टू, एक सेकंड दीजिएगा, कॉल आ रहा है मुझे।
लेट इट बी। ठीक है, एम डॉट ऑफ एयर क्या होगा? एम डॉट ऑफ एयर इज इक्वल टू एम डॉट एच टू ओ, दैट मीन्स 10 into H E minus H I. H E, this is H E, H I. 3467 minus H I 420.45 divided by H E minus H I. H E minus H I, that is 462.34, और ये राइट। और यहाँ पे मैं H E minus H I नहीं करूँगा क्योंकि हीट लॉस जब मैंने लिख ही दिया तो H I minus H E करूँ ना, क्योंकि हीट लॉस मैंने लिख दिया है ना। सो इट इज 1515.27 माइनस 462.34। क्लियर है? क्लियर है? एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3467.55 माइनस 420.45 divided by 1515.27 minus 462.34 is equal to something into 10, it is 28.94 आ रहा है ये, 28.94 kg per second, राइट। मैंने यहाँ एक जगह इनलेट माइनस एग्जिट इसलिए किया क्योंकि यहाँ हीट लॉस जब मैंने लिख दिया है तो ऑब्वियसली फिर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फिर मैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट। सो एम डॉट ऑफ एयर इज आई नो। नाउ what I need is change in entropy. Change in entropy of change in availability of water is equal to delta phi of H2O is equal to m dot of H2O into uh, H H3 minus H1 फाइनल माइनस इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू एच टू माइनस एच वन, जब ये 2 और 3 के टर्म्स में नहीं है तो मैं एच टू माइनस एच वन है ना वाटर के लिए, एच टू माइनस एच वन माइनस टी नॉट इंटू एच टू माइनस एच वन, एंड दिस इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन और एच टू माइनस एच वन, राइट। सो एच टू माइनस एच वन 3467.55 माइनस 420.45 इज इक्वल टू 3047.1, 3047.1। This value is 3047.1 minus 298 into S2 minus S1, right? So S2 minus S1 is 7.4316 minus 1.3053 is equal to 6.1263. 6.1263. 6.1263 into m dot, that is 10. So this value is coming out to be 3047.1 minus 298 into 6.1263 into 10 is equal to 12214.626, 12214.626। सिमिलरली अगर हम डेल्टा फाई ऑफ एयर का निकालेंगे, एयर के लिए निकालेंगे, तो एम डॉट ऑफ एयर इंटू एयर का डेल्टा फाई एक्चुअली में कम हो रहा है तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए H1 माइनस एच टू करूँ, H3 माइनस H4 करूँ क्योंकि एयर के लिए 3 और 4 है, तो H3 माइनस H4 कर लूँ, H3 माइनस H4 minus T naught into H3 minus H4 again, and this value is coming out to be, now H3 minus H4 is how much? 1515.27 minus 462.34, this is 1052.93, 1052.93, 1052.93, and this is actually kilowatt, right? m dot से multiply किया हुआ है मैंने, kilowatt minus 298 into S3 minus S1, and this is 2, and this is 28.94, right? This is 28.94, mass flow rate is 28.94, right? Or S3 minus S1 is 8.52891, 8.52891 minus 7.30142 is equal to 1.22749, 1.22749 into 1.22749 को मैं 75 कर दे रहा हूँ, and this value is coming out to be 10, answer multiplied by 298 minus 1052.93 into 28.94, and this is 19885, 19885.77 kilowatt, right? So eta second law is equal to 12214.626 डिवाइडेड बाई, बहुत सारे कैलकुलेशंस थे इसलिए मैंने आज 6 ही क्वेश्चन लिए थे सो दैट हम टाइम पे कंप्लीट कर पाए अपने सेशन को। 12214.626 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू 61.42। परसेंटेज में पूछा है, किसमें पूछा है? 0.6142 परसेंटेज में पूछा है, इंटू 100 इज इक्वल टू 61.42।
सो इट इज इक्वल टू 61.42%। क्लियर है? क्लियर है? सो सेकंड लॉ आपको एक्चुअली बस क्या कहता है कि आपका जो सिस्टम में क्या चेंज आया, राइट, सिस्टम में क्या चेंज आया और किसकी वजह से चेंज आया, किसकी वजह से चेंज आया, राइट। सो अवेलेबिलिटी, चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर अपॉन चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, राइट। सो दैट्स व्हाट 61.42 इज, दैट्स व्हाट 61.42 इज। लेट्स चेक द आंसर। सो द आंसर इज यस 60 to 63, वेरी गुड, रेंज में है। बहुत बड़ा डेटा था, थोड़ा रेंज और बड़ा देना चाहिए, बट मैं हमारा तो वैसे भी रेंज आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जब भी आप ध्यान रखो हीट बैलेंस के केस में, हीट बैलेंस के केस में आप सब कुछ पॉजिटिव लेके चलोगे, सब कुछ पॉजिटिव लेके चलोगे, क्योंकि आप देखोगे आप एग्जिट माइनस एंट्री यहाँ जैसे ही करोगे ना, एग्जिट माइनस एंट्री यहाँ जैसे ही करोगे ना, वैसे ही आपका मास फ्लो रेट निगेटिव आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मास फ्लो रेट निगेटिव नहीं हो सकता है। तो वही मैंने मुझे क्लिक किया कि ओके हीट लॉस जब मैंने लिख दिया है, तो मान लो मेरे जेब से 10 रुपए निकले, तो -10 इज इक्वल टू +10 नहीं करेंगे, ये जो 10 निकला वही 10 आपको मिला, वही 10 आपको मिला, राइट। सो 10 इज इक्वल टू 10 हम कर सकते हैं, राइट। तो हीट लॉस इज इक्वल टू -10 तब नहीं लिखेंगे, तब हम 10 ही लिखेंगे, और हीट गेन भी 10 ही लिखेंगे, तभी तो हम इक्वेट कर सकते हैं। -10 और 10 को इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। तो जब मैंने हीट लॉस लिख दिया, तो फिर हमने एग्जिट माइनस एंट्री वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया, हीट लॉस इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट। चलो, तो दैट्स व्हाट दिस सेशन वाज। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी थे, कैलकुलेशंस के साथ आप उलझ सकते हैं, प्लस माइनस के साथ उलझ सकते हैं। वेरी केयरफुली सॉल्व इट, वेरी केयरफुली, कब आपको हीट लॉस के केस में निकालना है, कब आपको एंट्रोपी के केस के कुछ को डील करना है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ से लिख दूं, हीट सेकंड लॉ, हीट सेकंड लॉ, ठीक है। तो आपको एंट्रोपी के साथ कैसे डील करना है, कब जनरेशन के साथ निकालना है, कब टी नॉट इंटू एस जनरेशन कर देना है, कब नहीं करना है, तो इन सारे चीजों के साथ आपको डील करना होगा, आपको समझना होगा कि कब रिवर्सिबिलिटी में प्लस डब्ल्यू आएगा, कब माइनस डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझते हुए चलेंगे, बहुत आसान रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज गेट इंजन। आप इसे जहां भी आपको ऐसा आइकन दिखे, आपको बस लाइक कर देना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, डेली आपको वीडियो को आप किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट हेल्प। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियोस, मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियोस, कमेंट, अगर आपको आपके पास कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट करो, शेयर करो हमारे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।